बयान हमने अखबार में शाया होते हुए देखा, उसमें वाज़े लिखा हुआ है कि पुराना प्रोग्राम जो कंप्लीट पाकिस्तान नहीं कर सका उसकी वजह है हमारे साबिक का 2 वजीर खजाना। इन वज़राओं का नाम भी लिखा गया है, एक का नाम है शौकत तरीन, दूसरे का नाम है इसहाक डार साहब, जो इस वक्त भी हमारे वजीर खजाना हैं, जिनको आज हम निगरान वजीर आजम बनाने का उम्मीदवार देख रहे हैं, कैंडिडेट देख रहे हैं। ऐसे में सोचने की जरूरत है कि जिसकी वजह से पहले इतनी प्रॉब्लम्स हुई, उन्हें ये सेटअप भी दे दिया जाए तो यकीनन कई शुक्र शुबात खड़े होते हैं। साथ साथ डॉलर की बात करें तो आज डॉलर ने फिर ऊंची उड़ान भरी है। आज फिर हम देख रहे हैं डॉलर इंटर बैंक में 288 पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट तो पूछिए ही ना, ओपन मार्केट यकीनन हम जानते हैं कि ब्लैक में जो लोग बेच रहे हैं वो 315, 320 और कोई उसको पूछने वाला नहीं है। एलसीज की बात करें तो एलसीज ना खुलने की वजह से हमारी तिजारत बहुत मुतासर हो रही है, क्योंकि हम इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, हम इंपोर्ट करते हैं, उसको फिनिश प्रोडक्ट बना के फिर एक्सपोर्ट करते हैं। इसी वजह से हमारी तिजारती हालत भी इस वक्त सही नहीं रही है। मईशत की बात करें तो गैस के लिए कहा जा रहा है कि गैस के निर्खों में 45% इजाफा होने वाला है। बिजली की बात करें तो हम रोजाना उसमें इजाफा देख रहे हैं, फी यूनिट कॉस्ट में फिर कहा जा रहा है कि 7 रुपए करीब इजाफा किया जाएगा और आने वाले वक्त में बिजली का फी यूनिट रेट बताया जा रहा है 52, 53 पर जा पहुंचेगा। अंदाजा कीजिए बिजली की निर्खों की वजह से ऑलरेडी कितनी मुश्किलात का इजाफा। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सरमायाकारी पाकिस्तान में हो रही है, तो स्टेट बैंक के नंबर्स के मुताबिक 25% गिरावट देखी गई है। 1.46 अरब डॉलर्स पे हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रही है। इससे वाजे हो रहा है कि हमारी मईशत सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है। बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, बड़ी मुश्किलात आने वाली हैं। हम कैसे उनका मुकाबला करेंगे, किस तरह हमें तैयारी करनी है, यकीनन हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हारून शरीफ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हारून साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। मेरा पहला सवाल आपसे ये है सर, पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं एक ऐसे दौर में जब IMF कह रहा है कि आपका पुराना प्रोग्राम शौकत तरीन साहब की वजह से और इसहाक डार साहब की वजह से कंप्लीट नहीं हुआ है, और इसहाक डार साहब के ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने फॉरेन रेट एक्सचेंज की, उसमें इंटरवेंशन की है डॉलर को कंट्रोल करने के लिए, इसीलिए प्रॉब्लम्स खड़ी हुई, और तरीन साहब के ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने बजटरी एक्सपोजर बहुत ज्यादा ले लिया था। आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं शरीफ साहब? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो ये कोई नई बात नहीं है। कम से कम मैं मुसलसल ये कहता आ रहा हूं कि हम जो हैं किसी भी तरह के फाइनेंशियल डिसिप्लिन में कंसिस्टेंसी नहीं रख पाए, चाहे पुरानी हुकूमत हो, उससे पहले हो, या ये हुकूमत हो। अभी तक जो हमारे जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, जिसको आप फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं, वो एक ओल्ड स्कूल पॉलिटिकल माइंडसेट से फैसले करते हैं। जो दुनिया में तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं और जो गैर यकीनी है, और जो इकोनॉमिक थ्योरी इंटरनेशनल इदारे अपनाते हैं, उसकी उनको बहुत कम समझ है। और वो हमेशा सियासी पॉपुलिज्म को मद्देनजर रख के फैसले करते हैं, ना कि बिल्कुल जो कि मेरिट के ऊपर एविडेंस पे करना चाहिए। तो इस पे कोई ऐसी बड़ी तज्जुब की बात नहीं कि 2-3 दफा जो प्रोग्राम डिसरप्ट हुआ है वो इन्हीं वजूहात पे हुआ है। अब जब हम आगे जाते हैं, आपने अपने इब्तदाइये में बड़े माइल्ड तरीके से कहा है कि मुश्किल वक्त आ रहा है। देखिए, ये एक गैर मामूली चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, खाली मुश्किल नहीं है। और इसको हैंडल करने के लिए हमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंस और कमिटमेंट की जरूरत है। बहुत से ममालिक दुनिया के जो डेट क्राइसिस में चले गए हैं, पाकिस्तान इस वक्त टेक्निकली एक डेट स्ट्रेस्ड कंट्री है, जो कि एक कंटिन्यूड रिसेशन के अंदर है। और हमारी क्योंकि पॉपुलेशन बेस बहुत बड़ी है और यंग है, तो ना हम जॉब क्रिएट कर पाएंगे अगले 1-2 बरस में, ना ही हमारी एक्सपोर्ट कोई लीप फ्रॉग लेंगी, और हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो पा रही है। अब ये चैलेंजेस को, अगर हम गैर मामूली चैलेंज को बिजनेस एज यूजुअल से हल करने की कोशिश करेंगे इम्पॉसिबल। कि हुकूमत जो है वो सड़कें भी अनाउंस करे, फीते भी काटे, पुल भी बनाए, सब्सिडी भी दे, प्रोटेक्शन भी दे, तो ये मामला आगे नहीं चल पाएगा। सर, सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ने डिक्लाइन किया है 25%। रेमिटेंसेज हम देख रहे हैं डिक्लाइन पर हैं, तो इससे वाजे हो रहा है कि लोगों का एतमाद अब पाकिस्तान पर कम होता जा रहा है। उस कॉन्फिडेंस को बहाल कैसे करें? साथ साथ सर 3,95,167 3,95,166 पाकिस्तानी ऐसे हैं जो पाकिस्तान को खैर बात कह के बाहर चले गए हैं कमाने। हैरत की बात यह है कि हर साल इतने सारे लोग बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान की रेमिटेंसेज फिर भी कम हो रही है। अजीब सी बात है सर, ये आप अग्री करेंगे इससे? जी, इसमें अजीब है भी और नहीं भी। देखें, एक तो बात यह है कि जहां ये जाते हैं ज्यादातर लोग,
वहां की अब इकोनॉमीज पे भी इतने प्रेशर और महंगाई है कि वहां भी इन लोगों की सेविंग्स की शरह कम हो गई है, तो वो उतना पैसा रेमिटेंस में नहीं भेज पाते जो कि हिस्टोरिकली लोग भेजते थे। दूसरा ये है कि बैंकिंग चैनल पे लोग एतबार नहीं करते, जो पैसा आता है वो इनफॉर्मल चैनल से आता है, क्योंकि बैंकिंग चैनल महंगा भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो फिर वो पैसा हमें यहाँ स्टेट बैंक के हिसाब किताब में नोट नहीं होता। जहां तक एफडीआई का ताल्लुक है, आपसे खुद मैं बल्कि ओपन क्वेश्चन रखता हूं कि अगर मैं एक फॉरेन इन्वेस्टर हूं और मुझे यही नहीं पता कि रुपये की कदर अगले 6 माह में कहाँ जानी है, आया मेरा जो डिविडेंड है वो रिपेट्रिएट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और पॉलिसीज के अंदर क्या कोई तसलसल रह पाएगा, तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूंगा। तो इस वक्त हमारे 3 फेजेस हैं इकोनॉमी के। पहला फेज ये है कि हमने आईएमएफ के प्रोग्राम को, ये जो 9 माह का है, इसको कंप्लीट करना है ताकि थोड़ा सा इत्मीनान आए मार्केट्स में। इसके बाद हमें कोई 3 साल का एक अपना प्रोग्राम टेबल पे रखना पड़ेगा, और उसको रिगार्डलेस ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी इन पावर, उस प्रोग्राम को हमें स्टिक करना पड़ेगा। तो इदारों का, मार्केट्स का, इन्वेस्टर का थोड़ा बहुत एतबार बहाल होना शुरू होगा। देखिए, एतबार को शटर होते टाइम नहीं लगता है, उसको बनते हुए बहुत वक्त बिल्कुल लगता सही है। कह रहे हैं, बिल्कुल और सही कह अब रहे हैं। हमें इस पेनफुल एक प्रोसेस के लिए बड़ी बहादुरी से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, और कॉम्पिटेंस को दिखाना पड़ेगा, ना कि पॉलिटिक्स सर, को। वो कहते हैं ना कि इज्जत कमाने में बड़ा वक्त लगता है, गंवाने में सेकंड लगता है, और वही कुछ हमें होता हुआ नजर आ रहा है। सर, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आईएमएफ के हवाले से उन्होंने कहा था अगले 9 महीने ये वाला प्रोग्राम बहुत सीरियस लेना है। हमें ये भी मालूम था कि आईएमएफ ने कहा था कि हम 1 बिलियन करीब अभी दे रहे हैं, 1 बिलियन निगरान सेटअप को देंगे, 1 बिलियन आने वाली गवर्नमेंट को देंगे। तो ये जो आने वाले 9 महीने हैं हुजूर, ये आपको कितने क्रिटिकल और डेंजरस लग रहे हैं? क्योंकि मैं जानता हूं कि 4.3 ट्रिलियन का मेरा सर्कुलर डेट भी है पावर सेक्टर के ऊपर, और पावर सेक्टर कोलैप्स होने के करीब है। आप क्या कहेंगे हुजूर? जी देखिए, जो तकरीबन 30% जो ट्रांच है $1.2 बिलियन की, वो तो आपके पास आ गई है। आईएमएफ जो है वो, जो केयर टेकर गवर्नमेंट, इट ऑल डिपेंड्स कि अभी फिर से स्पेकुलेशन शुरू हो गई है। हमें एक तो इस मुल्क के अंदर हर तरह की स्पेकुलेशन को जितनी जल्दी खत्म कर सकें, एक अनाउंसमेंट कर दें, बात खत्म हो। अभी लोग बात कर रहे हैं कि इलेक्शन टाइम पे होंगे नहीं होंगे, कौन केयर टेकर आएगा, उसकी क्या थिंकिंग होगी। वी नीड टू गेट आउट ऑफ दीज थिंग। आईएमएफ ये कहता है कि आपने मुझसे अब एक 9 माह का स्टैंड बाय अरेंजमेंट अग्री किया है, आप इसको लेटर और स्पिरिट में एडहियर कीजिए। वी डोंट केयर कि कौन हुकूमत में है। अब ये जो केयर टेकर है, क्योंकि उनका टेक्निकली सियासी स्टेक कम होता है, तो मुझे लगता है कि केयर टेकर अगर 4-5 कॉम्पिटेंट लोगों को ले आए जिनको तजर्बा हो, तो सेकंड ट्रांच के अंदर तो मुश्किल नहीं आएगी। थर्ड ट्रांच जो है वो कंटिंजेंट होगी मेरे ओपिनियन से, अगर हम एक 2 से 3 साल का पैरेलल में अगला प्रोग्राम निगोशिएट कर पाते हैं। क्योंकि ये, जैसे मैंने अर्ज किया, रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी तो बात की बात है, अभी तो हमें मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की तरफ जाना है ताकि हम अपने एक्सटर्नल अकाउंट के बिल पे कर सकें। तो अगला साल जो है हमें वो प्रोग्राम की ऑप्शंस तैयार करनी चाहिए। मेरा मशवरा केयर टेकर्स को ये है कि उनको एक तगड़ा होम ग्रोन ऑप्शंस का प्रोग्राम बनाना चाहिए, इनफॉर्मली उसको आईएमएफ से ठीक। शेयर करना चाहिए, ताकि जब नई हुकूमत आए तो वो उसको निगोशिएट करके टाइम जाया किए बगैर आगे चल लेकिन सके। लेकिन सर, मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि आईएमएफ के दिमाग में क्या चल रहा होगा जब वो देखेंगे कि निगरान सेटअप में अगर इसाक डार साहब निगरान वजीर आजम बन के आ गए, तो वो तो कहेंगे कि सर यही अकेले अकेले खेले जा रहे हैं। उनकी तरफ हमारा क्या इंप्रेशन जाएगा? देखिए, उनकी तरफ तो इंप्रेशन हमारा ऑलरेडी खराब हो चुका है। मैंने बहुत साल, 18 साल टेबल की उस साइड पे काम किया है, बहुत ममालिक में मैंने फंड के प्रोग्राम में इनपुट भी दिया हुआ है। देखिए, कोई भी लेंडर जो है वो एक क्रेडिबल, कॉम्पिटेंट और फ्रेंडली क्लाइंट से डील करना चाहता है। जब एक मुल्क के पास, जब आप बार बार गोल पोस्ट चेंज करते रहेंगे, बार बार शक्लें बदलते रहेंगे, तो क्लाइंट के पास आपकी क्रेडिबिलिटी, जो लेंडर के पास, वो कम से कम तर हुई हुई है। अब आईएमएफ देख रहा है, देखिए पिछले दिनों जो उनकी लोकल रेप है, उन्होंने सारी सियासी जमातों से बात करनी शुरू कर दी, विच वाज अनप्रेसिडेंटेड। और लेकिन ये डेस्परेट है,
क्योंकि उनको इल्म नहीं है कि जो नया प्रोग्राम होगा उसको कौन ऑनर करेगा, क्या पाकिस्तान कंसेंसस बिल्ड कर पाएगा। इसका मेरे पास एक जो दुनिया में हल है, मुझे नहीं समझ आती कि हम क्यों करते हैं। हमने आईएमएफ के प्रोग्राम को बेइंतहा पॉलिटिसाइज कर दिया है। ये एक टेक्निकल प्रोग्राम है जिसको हमें इदारों को डेलीगेट करना चाहिए। एफबीआर है, स्टेट बैंक है, एससीसीपी है, प्रोविंशियल इदारे हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। इन लोगों को इस प्रोग्राम को डील करना चाहिए ताकि सियासत की चेंजों से हम इसको इंसुलेट कर सकें। पूरी दुनिया में ऐसे चलता है। राइट। एक्चुअली ये एक खतरनाक काम है कि हमने हाईएस्ट लेवल की पॉलिसी टेबल आईएमएफ के लिए खोल दी है कि आइए अब आप वजीर आजम से डायरेक्ट बात कीजिए। तो ये मेरे हिसाब से पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में एक अच्छा कदम नहीं है। लेकिन सर ये बताइए कि आईएमएफ कह रहा है कि इसाक डार साहब की वजह से जो है वो पिछला प्रोग्राम खराब हुआ, भाई उन्हीं को हम निगरान वजीर आजम बनाने की बात कर रहे हैं। आपकी नजर में क्या ये सही डिसीजन है? हम सीख नहीं पा रहे हैं जी, ना हम सीखना चाहते हैं। देखिए, दुनिया से हमें सिग्नल्स बारहा आ रहे हैं कि आप मार्केट्स के साथ ना खेलिए, आप पॉलिटिकल पॉपुलिज्म में जाके एक रिलैक्स टाइप बजट अभी ना दें। आपके मैक्रो इंडिकेटर्स बहुत खतरनाक हैं, उनको 1-2 साल संभालिए। हम क्या करते हैं कि अपने बॉसेस को खुश करने के लिए, कंस्टिट्यूएंट्स को खुश करने के लिए हम ना टैक्स ब्रेक्स बढ़ाते हैं, ना ट्रेडर पे लगाते हैं, ना ज़रात पे लगाते हैं। इसके बाद हम पेट्रोल की प्राइसेस से खेलते हैं। ये सब पॉइंट्स हारून साहब, पाकिस्तानियों को मशवरा क्या देंगे आखिर में आप? जी, मैं ये मशवरा दूंगा कि आप अपने हुक्मरानों को अगले इलेक्शन में अकाउंटेबल करें कि वो अपने खर्चे घटाएं। एक पहले एग्जाम्पल कायम करें कि हम एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन से चलेंगे। पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को बंद करें, हुकूमत का साइज आधा करें, फिर अवाम से सेक्रीफाइस मांगें और कोशिश करें कि कॉम्पिटेंट लोगों के लिए स्पेस क्रिएट करें। ये इन लोगों के, ना सियासतदान के ना ब्यूरोक्रेट के इस वक्त बस का रोग नहीं है, क्योंकि ये पुराने एक पेटनेज के और सियासी माइंडसेट से निकल नहीं पा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। लेकिन आपने में एक बात बड़ी क्लियरली समझा दी है कि हमारे जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं वो अपने पुरानी सोच को खुदा हाफिज नहीं कह पा रहे हैं, वो अपग्रेड नहीं कर पा रहे, अपडेट नहीं कर पा रहे अपने सिस्टम को, अपनी सोच को, जिसकी वजह से इसका खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। नाकाबिल तलाफी नुकसान हमें हो रहा है। लेकिन सोचने की ज़रूरत है कि आज जो पाकिस्तान के हालात हैं वो हमने पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं देखे। हमने नहीं देखा कि एक जज बैठे हुए इंसाफ मांग रहा हो उस कुर्सी पर जो दूसरों को इंसाफ देता है। आज हमने ये भी देखा एक सियासी हम निगरान सेटअप आते हुए देख रहे हैं, ऐसा सियासी निगरान सेटअप जिसके लिए ताकत में इजाफा किया जा रहा है, इलेक्शंस एक्ट में तरमीम की जा रही है ताकि वो डे टू डे मैटर्स के अलावा लॉन्ग टर्म डिसीजंस भी ले सके। हम ये भी देख रहे हैं कि सियासतदान इस बात पर परेशान है कि निगरान सेटअप कितने दिनों में इलेक्शन कराएगा, 60 दिनों में, 90 दिनों में? क्या फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होंगे? क्या मुल्क की मईशत अपने पैरों पर खड़ी होगी? क्या पाकिस्तानियों को उसका हक मिलेगा? बहुत सारे सवाल है आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि हम पाकिस्तानियों का इसका जवाब एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। सियासी शतरंज से सलाह ज्योति को इजाजत दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।